हे गाइस, वेलकम बैक टू नई वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक नया गाइडलाइंस जारी हुआ है फॉर द म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी कि गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर ग्रुप सी एंड ग्रुप बी एम्प्लॉय जो भी हैं, जो भी हमारे डाक विभाग के ग्रुप सी लेवल पे हैं या फिर ग्रुप बी लेवल पर जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, ग्रुप सी एंड ग्रुप बी लेवल के जो भी नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं उनके लिए यहाँ पे जो है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एक गाइडलाइन जारी हुआ है। अभी जो है 8/11 यानी 8 नवंबर 2024 को अभी गाइडलाइन जारी हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हो, ये जो है लेटर आप लोग देख रहे होंगे। हालांकि देखिए, एक्चुअली मैं इस विषय पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो है मैसेजेज आए हुए हैं कि सर ये जो ट्रांसफर का जो गाइडलाइंस आया है तो ये क्या हमारे जीडीएस के लिए है या फिर नहीं है। तो वही इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, ताकि आपके जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं उनका जो है क्लियर हो सके। देखिए, ये जो लेटर इशू हुआ है या फिर गाइडलाइंस इशू हुए है, ये हमारे जीडीएस कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये चीज ध्यान देना, पहले ही मैं बता रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि ये जो है जीडीएस कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये केवल और केवल उनके लिए है जो कि हमारे ग्रुप सी लेवल पर हैं, जो कि हमारे ग्रुप बी लेवल पर नॉन गजेटेड हैं। ठीक है, यानी कि गजेटेड लेवल पर नहीं है, ये उनके लिए है। कहने का मतलब ये है कि जीडीएस के अगर आप लोग ऊपर जाओगे, जैसे एमटीएस हो गया, एमटीएस से भी ऊपर जाओगे पोस्टमैन मेल गार्ड हो गया, उसके ऊपर जाओगे तो आपका हो जाएगा पीएएस है, उसके ऊपर जाओगे तो आपका एसपीएम वगैरह, यानी कि ये जो यानी कि जीडीएस के ऊपर अगर आप लोग जाओगे एमटीएस से तो उनके लिए है ये। ठीक है, यानी कि जो हमारे जो परमानेंट जो हमारे इम्प्लॉय हैं डाक विभाग के, जो हमारे परमानेंट इम्प्लॉय हैं उनके लिए है, ना कि जीडीएस के लिए है। तो यहाँ पे लेटर आप लोग देख रहे होंगे 8 नवंबर 2024 का है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए यानी कि डाक विभाग के लिए यहाँ पे इशू किया गया है। सब्जेक्ट अगर आप लोग देख रहे होंगे तो गाइडलाइंस फॉर द ट्रांसफर ऑन म्यूचुअल ग्राउंड टू रेगुलेट ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप सी ऑफिशियल एंड ग्रुप बी नॉन गजेटेड, यानी कि ग्रुप सी जो ऑफिशियली ग्रुप सी लेवल के अधिकारी, मतलब ग्रुप सी लेवल के कर्मचारी हैं, या फिर जो ग्रुप बी जो नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं तो उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए जो है यहाँ पे, या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो कि हमारे एएसपी होते हैं, यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं हमारे ग्रुप बी गजेटेड होते हैं, उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए म्यूचुअल ग्राउंड पर जो ट्रांसफर लेना चाहता है उसके लिए जो है नया गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप लोग देख रहे होगे तो टोटल जो है 4 पेज का यहाँ पे देख सकते हो, 4 पेज का ये जो है लेटर आया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको पूरी तरीके से पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे देखोगे कि क्या क्या से कौन कौन से यहाँ पे जो है गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसका अगर आप लोग हिंदी वर्जन देखोगे तो मैं हिंदी वर्जन भी यहाँ पे लगा दिया हूँ। यहाँ पर देख रहे होगे कि जो भी हमारे समूह सी अधिकारियों, समूह बी अराजपत्रित अधिकारियों और सहायक डाक अधीक्षक, जो भी समूह बी राजपत्रित के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश के संबंध में ये जो है लेटर इशू किया गया है। उपर्युक्त तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे जो है उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय की दिनांक 10 अप्रैल 2024 के श्रम संख्यक पत्र का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, कि जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया था कि जो है पारस्परिक स्थानांतरण पर ऑनलाइन मोड पर विचार किया जाएगा। यानी कि जो हमारा म्यूचुअल ट्रांसफर है उसको जो है ऑनलाइन मोड पर विचार करने के लिए 10 अप्रैल 2024 को यहाँ पे जो है ज्ञापन दिया गया था। तो उसी के संबंध में जो म्यूचुअल ट्रांसफर उसको जो है ऑनलाइन करने के संबंध में जो है बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि सर्कलों से जो है प्राप्त विभिन्न संदर्भों को ध्यान में रखते हुए मामले की आगे समीक्षा की गई है और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित दिशा निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहला नंबर जो हमारा रूल्स है उसको हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम आवंटन सूची जारी होने के बाद, जब भी म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ पे मतलब कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए लिस्ट जारी की जाएगी। अंतिम सूची, आवंटन सूची, यानी कि आवंटन होने के बाद यूनिट या फिर जो है डिवीजन आवंटन होने के बाद जो है जो लिस्ट निकलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अंतिम आवंटन सूची जारी होने के बाद दोनों कर्मचारियों को अपने संबंधित यूनिट हेड को 7 कार्य दिवसों के भीतर लिखित रूप में अपनी पुष्टि, विस्तार, रद्दीकरण के
के लिए अनुरोध प्रदान करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी दोनों लोग जो है आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, तो उनको क्या करना होगा, जब भी उनका जो है फाइनल लिस्ट निकलेगा, यानी कि अंतिम आवंटन सूची जब भी निकलेगा, तो उस आवंटन सूची के 7 दिनों को भीतर जो है उनको जो है अपनी पुष्टिकरण देना पड़ेगा कि हमको जो है मतलब कि ट्रांसफर लेना है या फिर नहीं लेना है। उसका जो है अगर मान लो उसको रद्द करना है, नहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं दोनों आपस में, तो उसका भी पुष्टिकरण वहां पे 7 दिनों के अंदर उनको देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कर्मचारियों से पुष्टि विस्तार रद्दीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने के बाद यूनिट हेड द्वारा आगे की कार्यवाही की जानी है। कहने का मतलब ये है कि जब भी उन मतलब दोनों की तरफ से पुष्टिकरण नहीं हो जाता है, तब तक वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब 7 दिनों के अंदर यहाँ पे पुष्टिकरण आ जाएगा, उसके बाद आगे की जो कार्यवाही होगी वो जो है की जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा पॉइंट कह रहा है कि यदि कोई भी कर्मचारी उक्त अवधि के भीतर स्वीकृत विस्तार या फिर निरस्तीकरण अनुरोध प्रस्तुत नहीं करता है, तो दोनों को स्थानांतरण स्वीकार कर लिया जाएगा, माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन 7 दिनों के अंदर दोनों के द्वारा कोई भी वहां पे जो है मतलब नहीं किया गया है पुष्टिकरण या फिर रद्दीकरण, कुछ भी नहीं किया गया है, तो ये चीज मान लिया जाएगा कि दोनों का जो है ट्रांसफर फाइनल हो जाएगा और उसको जो है स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात पारस्परिक स्थानांतरण में शामिल दोनों कर्मचारियों को 15 दिन की अवधि के बाद कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि जब उनका जो है मतलब कि हो जाएगा 7 दिन के अंदर, अगर उन्होंने दोनों लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तो उसको मान लिया जाएगा कि जो है इनका ट्रांसफर मतलब फाइनल हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके 15 दिन बाद उनको जो है रिलीव कर दिया जाएगा, यानी कार्य मुक्त कर दिया जाएगा दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी से। अगला हमारा जो तीसरा नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि अंतिम आवंटन अवधि से 7 कार्य दिवसों के बाद रद्दीकरण विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी अंतिम आवंटन जो अवधि होती है 7 कार्य दिवसों के बाद, अगर कोई भी अगर मतलब चाहता है कि जो है हम जो है अपना रद्द करवाना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अगर उनको कोई भी पुष्टिकरण देना है तो वो 7 दिन के अंदर ही देंगे, उसके बाद उनका जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही उस पर कोई विचार किया जाएगा। कर्मचारियों को आवंटन इकाई में कार्यभार ग्रहण करना ही होगा। ठीक है, इस केस में अगला पॉइंट है हमारा कि यदि कोई कर्मचारी सेवा विस्तार के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है, तो ऐसे अनुरोध पर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा। सर्किल डिवीजन लॉगिन में आदेश की उपलब्धता से अधिकतम 60 दिनों की अवधि तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है, समकक्ष कर्मचारियों को भी ऐसे विस्तार अवधि के दौरान कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। सेवा विस्तार अवधि या फिर 60 दिनों के बाद जो भी पहले हो, वह दोनों कर्मचारियों या फिर दोनों अधिकारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में उन्हें जो है 60 दिनों की सेवा विस्तार अवधि के बाद नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा, यदि कोई कर्मचारी अनुमोदित पारस्परिक अनुबंधन को रद्द करने का अनुरोध प्रस्तुत करता है, तो स्थानांतरण हो जाने पर अन्य कर्मचारियों का स्थानांतरण भी स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए एक चीज और बोला जा रहा है कि नियम जो है 38 यानी कि रूल 8 जो है, रूल 38 के तहत केवल वह कर्मचारी ही स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करेगा जो एक स्थानांतरण अवसर खो देगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने अगर अपना जो भी ट्रांसफर है उसका अवसर खो दिया है, तो नियम जो रूल 38 है उसके तहत केवल वही कर्मचारी जो है स्थानांतरण को रद्द करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अनुमोदित अधिकारियों को सर्किल डिवीजन लॉगिन में अंतिम आवंटन सूची के 30 दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 दिनों के अंदर उनको जो है कार्यमुक्त करने के लिए यानी फिर रिलीव करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां रद्दीकरण विस्तार अनुरोध प्राप्त हुआ है, यानी कि जिस भी केस में अगर कोई भी मतलब कि रद्दीकरण वाला मामला है, तो उसको छोड़कर बाकी सभी लोगों को 30 दिन के अंदर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बशर्ते कि जिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है उसे कार्यवाही पूरी होने तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए स्वीकृत अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम रूप के बाद तुरंत बाद उसको जो है समय सीमा लागू हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये अगर किसी कर्मचारियों को यहाँ पे जो है कोई भी कार्यवाही हुई है, यानी कि पुट ऑफ वगैरह हुए हैं, सस्पेंड वगैरह हुए हैं, तो उस केस में उनको जो है कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको पहले से ही पता होंगी।
अगला पॉइंट है कि पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में अधिकारियों को कार्यमुक्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे हम लोग एसओपी कहते हैं, इकाई प्रमुख मार्गदर्शन हेतु संलग्न है। यानी कि उससे संबंध में नीचे बहुत सारे यहाँ पे जो है इकाइयाँ संलग्न है। यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो ये हालांकि मैंने 2 ही पेज हिंदी माध्यम में लगाया है, बाकी अगर आप लोग इंग्लिश वर्जन देखोगे तो इंग्लिश वर्जन में ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स एसओपी फॉर द म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये जो मेन जो पॉइंट्स थे उसको लगभग मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये सारा चीज दिया हुआ है। तो मेन पॉइंट्स जो भी थे जो कि आप लोगों के समझने के लायक थे उसको लगभग मैंने आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर ये वाला आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आया है उसको आप लोग स्वतः भी समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।